कल तक हमने लिमिटेशन ऑफ व्हीलर्स थ्योरी देखा था, अब उसका आगे एप्लीकेशन देख रहे हैं। तो हेडिंग दे दो लीस्ट रेडियस ऑफ जायरेशन, मतलब कॉलम का जब डिजाइनिंग करते हैं तो उसमें जो लीस्ट रेडियस जायरेशन है कम से कम जो है उसको यूज करते हैं। तो ये इंटर्न कई बार पूछता है कि क्यों यूज करते हैं, तो सोम में भी आएगा आरसीसी में भी आएगा, वहां ही बात होगा। लेकिन वो इंटर्न में ये तो मालूम है कि लीस्ट रेडियस ऑफ जायरेशन यूज करना है, लेकिन वो इंटर्न पूछता है कि क्यों यूज कर रहे हैं लीस्ट, इसे एक्सप्लेन करो। तो वही देख रहे हैं। तो हेडिंग दे दो लीस्ट रेडियस ऑफ जायरेशन। लीस्ट रेडियस ऑफ जायरेशन। तो हमारा टारगेट मेन क्या होता है कि कॉलम डिजाइन करें सेफ, एक जो लोड है इससे कॉलम आपका सेफ रहे। तो चेक कर रहे हैं, कॉलम है, ये क्रॉस सेक्शन दिया है इसे, तो ये ए बी हो गया और ये सी डी। तो हम क्या कर रहे हैं कि एक पी लोड लगा रहे हैं ई डिस्टेंस पे, तो ये पी लोड है, ये ई डिस्टेंस पे। ई डिस्टेंस कुछ होगा 10 mm मान लो, तो हम इसको कहीं भी लगा दें, सी डी में कहीं लगा दें या ए बी में कहीं भी लगा दें कि एक 10 mm पे एक लोड डिजाइन कर रहे हैं कि सब तरफ सेफ रहे। तो एक बार इस तरफ लगा के देख रहे हैं सी डी में, एक बार ए बी में लगा के देखेंगे, सब तरफ सेफ रहना चाहिए। तो देखो जरा यहाँ पे लोड लगाया आपने पी, दैट इस तरह से दी, कॉलम ऐसे दिया हुआ है, ये पी लोड लग रहा है ऐसे, तो पी इंटू ई, हम कैसे जा रहा है ए बी में, तो ए बी न्यूट्रल एक्सिस है, तो इस केस में क्या है आपका ए बी न्यूट्रल एक्सिस, ए बी दैट न्यूट्रल एक्सिस। ये मान लो बी दिया विड्थ और ये डी डेप्थ। सो डेप्थ दैट, मान लो क्वेश्चन ने फॉर एग्जांपल जो डायमेंशन दिया है वैसे दिया है कि डेप्थ जो है विड्थ से ज्यादा है, जस्ट एग्जांपल ऐसे दिया हुआ। तो इसमें ए बी न्यूट्रल एक्सिस किसे कट कर रहा है, बी को, तो पी सी आर निकालें, क्रिटिकल बकलिंग लोड, तो पाई स्क्वायर ई आई अपॉन एल ई स्क्वायर। तो आई आई इस केस में क्या हो जाएगा, बिकॉज ए बी न्यूट्रल एक्सिस किसे कट करा, बी को, बॉम्बे क्यूब बाय 12, सो डी बी क्यूब बाय 12 ऐसे रख देंगे, ऐसे निकाल दिया। तो अभी हमने लोड इधर लगाया था ए बी में, ऐसे सी डी, अभी लोड क्या सी डी में लगाया था, वैसे ए बी में लगा के चेक कर रहे हैं हम, क्या कर क्या रहे हैं, एक 10 mm डिस्टेंस पे लोड डिजाइन कर रहे हैं जो कहीं भी लगाएं ए बी सी डी सब तरफ आपका सेफ रहे। तो अब देखो जरा लोड, अब इस बार यहाँ पे ऐसे लगा दिया पी, तो ये डिस्टेंस है, ये ई डिस्टेंस ऐसे लगा दिया, तो ये क्या है ए बी और ये सी डी। तो अभी लोड इधर लगाया था, अब लोड ऐसे ऐसे लगा दिया, ए बी में लगा दिया, विजुलाइज करो कैसे है। तो ये मान लो ए बी है आपका ऐसे, तो पी लोड इधर लगा दिया इस पे। तो इसमें देखो जरा पी इंटू ई क्या है, सी डी न्यूट्रल एक्सिस है, तो इस केस में आपका सी डी न्यूट्रल एक्सिस है। तो यहाँ निकाले पी सी आर, पाई स्क्वायर ई आई अपॉन एल ई स्क्वायर। तो आई निकाले, आई सी डी न्यूट्रल एक्सिस किसे कट कर रहा है, डी को, दिल्ली क्यूब बाय 12, सो बी डी क्यूब बाय 12 इतना आ गया। अब देखो जरा क्लियर दिख रहा है, ये जो I2 का वैल्यू है I1 से ज्यादा है, क्यों, यहाँ D का क्यूब है और यहाँ क्या है B का क्यूब है, और क्वेश्चन में दिया स्टार्टिंग में D B से ज्यादा है, तो ये यानी ये B का क्यूब है, यहाँ D का, यानी I2 ज्यादा है, मतलब ये लोड ज्यादा है। तो मान लो फॉर एग्जांपल ये 15 किलो न्यूटन आ गया, जस्ट एग्जांपल, और ऐसे ही मान लो ये आपका 10 किलो न्यूटन आ गया, जस्ट एग्जांपल ऐसे मिल गया। मतलब क्या है कि ये 10 mm डिस्टेंस पे आपने लोड लगाया है, ई मतलब ई मान लो दिया 10 mm, तो ये क्या बोल रहा है कि अगर आपने 10 के ऊपर लोड बढ़ा दिया तो ये आपका कॉलम बकलिंग लोड कितना है, 10 न्यूटन आया, तो 10 के ऊपर फेल कर जाएगा। ये क्या कह रहा है कि 15 के ऊपर लोड बढ़ा दिया तो आपका फेल कर बकल कर जाएगा। तो मान लो आपने 12 से डिजाइन कर दिया, जैसे एग्जांपल, तो 12 से डिजाइन करोगे तो क्या इसमें तो सेफ रहेगा, क्यों, आपने 15 के ऊपर बकल कर रहा है, लेकिन ये फेल कर जाएगा। वहीं आप 10 से डिजाइन करोगे तो वो भी सेफ रहेगा, ये भी सेफ रहेगा, क्यों, ये क्या शो कर रहा है कि आप 10 किलोन्यूटन बकलिंग लोड आया, मतलब उसके ऊपर लगाओगे लोड बकल करेगा। ये 15 किलोन्यूटन आ रहा है, मतलब 15 के ऊपर लोड लगाओगे बकल करेगा, तो आपने मान लो 12 से डिजाइन किया तो इस पे तो बच जाएगा, सेफ है, इस पे फेल कर जाएगा। इसलिए आप 10 से डिजाइन करो, तो 10 कहां से निकला, I1 से निकला है। I1 क्या है, आई मिनिमम वैल्यू है, तो ये मिनिमम वैल्यू है, इसलिए फॉर्मूले में आप हमेशा आई मिनिमम यूज करो। मतलब ये कॉलम में ध्यान रखना है आपको, जब भी बकलिंग लोड निकालना होगा तो आपको हमेशा I1 I2 दोनों निकालने पड़ेंगे, आई जेड के अबाउट भी, वाई के अबाउट भी, एक्सेस के अबाउट भी, जेड के अबाउट, दोनों निकालने पड़ेंगे, और जो मिनिमम होगा उसको यूज करना पड़ेगा। तो ये पी सी आर, मतलब ये फॉर्मूला ही बन गया, पी सी आर पाई स्क्वायर ई आई मिनिमम अपॉन एल ई स्क्वायर। तो आई क्या होता है, ए इंटू के स्क्वायर, सो आई मिनिमम दैट इक्वल टू ए इंटू के स्क्वायर, सो के दैट इक्वल टू आई मिनिमम डिवाइड बाई ए इस वैल्यू।
तो ये जो k है दैट इज कॉल्ड द लीस्ट रेडियस ऑफ gyration. So this one, that least radius of gyration, that is a least radius of gyration, मतलब मिनिमम वाला यूज करना है. तो ये सोम आरसीसी दोनों जगह आएगा, बार बार हम यूज करेंगे कॉलम डिजाइनिंग में लीस्ट रेडियस ऑफ gyration. तो वो इंटर्न पूछेगा कि भाई लीस्ट क्यों यूज कर रहे हो, ये बना के उसको एक्सप्लेन कर दें. जैसे एग्जांपल, ये कॉलम दिया, मान लो दिया कॉलम में क्रॉस सेक्शन जो है टी सेक्शन है, ऐसे दिया, उसने बोला कॉलम है एक दोनों साइड हिंज है, तो क्रॉस सेक्शन मान लो टी सेक्शन. तो क्रिटिकल बकलिंग लोड निकालो, तो हम क्या करेंगे, पहले ये वाई वाई ये निकालेंगे, ये जेड जेड हो गया, फिर ये निकालेंगे वाई वाई हो गया, वाई वाई के अबाउट. तो मान लो आपका आई वाई वाई निकाला, आई जेड जेड निकाला, तो आई वाई वाई मान लो कम आया, तो इसकी ये वाला मोमेंट इनर्शिया आई मिनिमम है, इसको यूज करेंगे फॉर्मूले में, ध्यान रखना है. तो ये पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा. जब भी आपसे बोलेगा क्रिटिकल बकलिंग लोड निकालो, कोई जब भी क्रॉस सेक्शन दिया हुआ, तो आप जेड जेड वाई वाई दोनों निकालो, तो जो आपका कम वाला होगा उसको यूज करेंगे. इसीलिए बोलते हैं कि रेक्टेंगुलर सेक्शन है और स्क्वायर सेक्शन है, तो स्क्वायर सेक्शन का डिजाइनिंग कॉलम में ज्यादा इजी कंपेयर टू रेक्टेंगुलर सेक्शन. क्यों, स्क्वायर में दोनों सेम ही है, जेड जेड वाई वाई. रेक्टेंगुलर में पहले आपको दोनों चेक करने पड़ेंगे, दोनों जो मिनिमम होगा उसको यूज करना पड़ेगा. तो इसलिए दैट हमेशा लीस्ट रेडियस ऑफ gyration मतलब आई मिनिमम यूज करेंगे. तो आई मिनिमम तो लेते रहते हैं, लेकिन इंटर में पूछेगा आपसे कि भाई आई मिनिमम क्यों यूज करते हो, तो ये बना के हमको उसको एक्सप्लेन करना आना चाहिए. तो हम ये क्या कर रहे हैं, हम चेक कर रहे हैं एक लोड है 10 किलोन्यूटन का, उसको 10 mm डिस्टेंस पे लगा दिया, चेक कर रहे हैं सब तरफ लगा के देख रहे हैं कहाँ सेफ है वो. हमेशा सब तरफ सेफ होना चाहिए, कहीं भी लगाए. तो एक बार हमने सी डी की तरफ लगा दिया, तो पी इंटू ई, ए बी न्यूट्रल एक्सिस है, ए बी किसे कट कर रहा है, बी को, बॉम्बे क्यूब बाय 12. एक बार सी डी की तरफ लगा, ए बी की तरफ लगा दिया, तो पी इंटू ई, सी डी न्यूट्रल एक्सिस है, तो यहाँ पे क्या हो गया, ये किसे कट कर रहा है, दैट सी डी न्यूट्रल किसे कट कर रहा है, डी को, दिल्ली क्यूब बाय 12. और डी बी से ज्यादा दिया है, तो आई टू ज्यादा आई वन से. तो मतलब मान लो ये अगर ये आपका 10 आ गया जस्ट एग्जांपल, तो ये 15 आ जाएगा. तो ये क्या बोल रहा है आपसे कि 10 के ऊपर लोड किया तो बगल कर जाएगा, ये क्या बोल रहा है कि 15 के ऊपर लोड किया बगल कर जाएगा. 12 पे डिजाइन करोगे यहाँ बच जाएगा, उधर फेल कर जाएगा. 10 पे डिजाइन करोगे तो दोनों बच जाएंगे. इसलिए 10 वाला डिजाइन कैसे आया, आई वन से आया. आई वन क्या है, आई मिनिमम है, इसका मतलब आप आई मिनिमम यूज करो. टारगेट क्या है, कहीं भी लोड लगा लें, एबीसीडी कहीं पे भी ई डिस्टेंस पर सेफ रहना चाहिए. तो ये आप 10 से नीचे रखोगे सेफ रहेगा. तो इसलिए आप हमेशा फॉर्मूला बन गया पी सी आर, पाई स्क्वायर ई आई, आई मिनिमम अपॉन एल ई स्क्वायर. आई क्या होता है, ए के स्क्वायर, यानी दैट मीन लीस्ट रेडियस ऑफ gyration. तो जब भी कॉलम डिजाइन करना है आप लीस्ट रेडियस ऑफ gyration लो, आई वन आई टू दोनों निकालो, जो मिनिमम होगा उसको फॉर्मूला में रख के तब बकलिंग लोड कैलकुलेट करो. तो एग्जांपल कॉलम दिया है इस तरह से, ये क्रॉस सेक्शन दिया है, क्रॉस सेक्शन टी सेक्शन है, तो आप जेड जेड वाई वाई दोनों निकालो, दोनों जो मिनिमम होगा उसको रखेंगे फॉर्म तब निकालें. तो ये कॉलम की डिजाइनिंग में ध्यान रखना, ये गलती हो जाता है. जब भी कॉलम का डिजाइनिंग बोले क्रिटिकल बकलिंग लोड निकालो, गेट के एग्जाम हो चाहे कन्वेंशनल एग्जाम कुछ भी, आप हमेशा दोनों कैलकुलेट करो, जो मिनिमम वाला हो उसको रखो. और ये पूछेगा इंटरव्यू में आपकी लीस्ट क्यों लेते हैं रेडियस gyration, सोम में भी आरसीसी में भी, तो ऐसे बना के उसको पूरा एक्सप्लेन कर दें. तो ये तो मालूम है लेना है, लेकिन क्यों लेना है, क्यों मालूम होना चाहिए, तो ये बेसिक है, ये बताना हमको उसको आना चाहिए कैसे किया. नोट कर लो इसको. रफ कर दे रहे हैं.
तो लॉन्ग कॉलम जो है बकलिंग से फेल करता है उसको हम डिजाइन करते हैं यूलर थ्योरी से। ऐसे शॉर्ट कॉलम क्रशिंग से फेल कर रहा है तो उसको हम डिजाइन कर रहे हैं रैंकाइन थ्योरी से। तो ये दो थ्योरी कोर्स में है, वही देख रहे हैं। तो नेक्स्ट हेडिंग दे दो, रैंकाइन थ्योरी, रैंकाइन लोड। Rankine load that 1 upon P 1 by PC plus 1 by P. So PC जो है that is called the crushing load. PC that is called crushing load. Stress sigma C into cross section area. तो ये sigma C जो है that is called crushing strength. ये दिया होगा क्वेश्चन में. So this one that is called the crushing strength. Crushing strength of column material. जो column material यूज किया उसका crushing strength. P जो है that is called the Euler load. This one that is a Euler's load. तो P जो है that is called Rankine load. और इसको इस फॉर्म में क्यों लिखा है ऐसे, तो ये चेक कर रहा है 1 अपॉन पी 1 बाई पी सी प्लस 1 बाई पी। तो देखो जरा एक मिनट, इसको इसलिए ऐसे लिखा है जैसे कि हम डिफरेंस कर पाए ईलर में और रैंकाइन में। तो देखो जरा 1 अपॉन पी 1 बाई पी सी प्लस 1 बाई पी। तो मान लो लॉन्ग कॉलम है, तो लॉन्ग कॉलम मतलब क्या है, एल क्या है, लेंथ ज्यादा है, लार्ज कॉलम लार्ज लेंथ है, एल ज्यादा है तो एल ई लार्ज हो गया। तो 1 बाई एल ई, तो यहाँ से पी निकालो, तो पी क्या होता है पाई स्क्वायर ई आई अपॉन एल ई स्क्वायर। एल ई लार्ज हुआ तो पी स्मॉल हो गया, इसका मतलब पी क्या हो जाएगा, स्मॉल हो गया। पी स्मॉल है तो 1 बाई पी क्या हो गया, लार्ज हो जाएगा। तो 1 बाई पी लार्ज हो गया। देखो जरा फॉर्मूला क्या, 1 बाई पी 1 बाई पी सी प्लस पी। तो 1 बाई पी लार्ज हो गया, इसका मतलब क्या 1 बाई पी बहुत ज्यादा लार्ज है कंपेयर टू 1 बाई पी सी, इसलिए लॉन्ग कॉलम में ये 1 बाई पी सी नेग्लेक्ट कर दिया, इसलिए खाली दैट ईलर बेंडिंग वाले से डिजाइन किया। इसलिए देखो जब वो प्रूव किया था फॉर्मूला पाई स्क्वायर ई अपॉन एल ई स्क्वायर, तो जब प्रूव किया था कल वहां देखा था, तो क्या था माइनस, क्या इक्वेशन लिखा था माइनस पी इंटू वाई प्लस माइनस एम एक्स, उसके बाद डिफरेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट किया था। उसमें पी का डायरेक्ट कंप्रेसिव स्ट्रेस नहीं यूज किया था, खाली बेंडिंग सॉल्व किया था। तो ये यहाँ 1 बाई पी लार्ज हो गया, तो 1 बाई पी लार्ज है इसके रिस्पेक्ट में, तो इसलिए इसको नेग्लेक्ट कर दिया। वहीं देखो जरा शॉर्ट कॉलम जब आया, तो जब शॉर्ट कॉलम में क्या है कि एल स्मॉल है, एल स्मॉल है तो एल ई स्मॉल हो गया, तो पी लार्ज हो जाएगा। पी लार्ज हो गया तो 1 बाई पी क्या स्मॉल हो जाएगा, तो 1 बाई पी स्मॉल हुआ। तो 1 बाई पी स्मॉल हो रहा है, देखो जरा ध्यान से, अब जब 1 बाई पी स्मॉल हो रहा है तो इसके इन दोनों के बीच का डिफरेंस कम हो गया, तो पी के साथ पीसी भी आ गया। सेम वैसे 1 के साथ 0.002 है तो 0.002 को छोड़ दिया, लेकिन 1 वहीं पे आपका 1 के साथ 0.8 हो जाए तो नहीं छूट रहा। वही सेम जब आपका 1 बाई पी बहुत लार्ज है तो इसके रिस्पेक्ट में बहुत लार्ज है तो इसको छोड़ दिया, और जब ये वैल्यू कम होने लगी तो इसका डिफरेंस कम होने लगा, तो 1 बाई पी के साथ 1 बाई पी सी भी आ गया। दैट 1 बाई पी सी 1 के साथ 0.02 लिखा हुआ है, 0.02 छोड़ दिया, लेकिन 1 के साथ 0.8 लिखा है तो उसको यूज कर दिया मैथमेटिक्स। सेम वैसे तो 1 बाई पी जब स्मॉल हुआ तो 1 बाई पी पीसी का डिफरेंस कम हुआ तो पी के साथ पीसी भी आ गया। तो बस यही डिफरेंस है। लॉन्ग कॉलम में ईलर्स थ्योरी, वहां पे वो डायरेक्ट कंप्रेसिव स्ट्रेस जो था उसको नेग्लेक्ट कर दिया, छोड़ दिया, लेकिन शॉर्ट कॉलम में वो पी के साथ साथ बेंडिंग के साथ साथ वो डायरेक्ट कंप्रेसिव स्ट्रेस भी आ गया। तो जैसे वो अभी बाइएक्सियल बेंडिंग देखा था, बाइएक्सियल बेंडिंग कैसे 3 स्ट्रेस आई थी, सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 प्लस सिग्मा 3। तो सिग्मा 1 क्या था, पी बाई बी डी डायरेक्ट कंप्रेसिव स्ट्रेस। सिग्मा 2 क्या था, एम वाई अपॉन आई। और जैसे समझने के लिए वो सिग्मा 2 के साथ आप सिग्मा 1 को भी ले लो तो वो रैंकाइन्स थ्योरी, और सिग्मा 2 के साथ सिग्मा 1 को छोड़ दो आप ईलर्स थ्योरी, जस्ट समझने के लिए ऐसे। तो जब आपका डायरेक्ट कंप्रेसिव स्ट्रेस भी आ गया साथ साथ बेंडिंग के साथ, तो वो हो गया रैंकाइन्स थ्योरी, और ईलर में वो डायरेक्ट कंप्रेसिव स्ट्रेस को छोड़ दिया। क्यों, बिकॉज ये दैट इसके रिस्पेक्ट ये बहुत लार्ज है, उसके रिस्पेक्ट बहुत वैल्यू बहुत कम थी, छोड़ दिया। तो ये डिफरेंस ईलर और रैंकाइन में, रैंकाइन थ्योरी में वो पीसी डायरेक्ट कंप्रेसिव स्ट्रेस को भी यूज कर दिया, ईलर में खाली बेंडिंग से डिजाइन किया था, वो डायरेक्ट कंप्रेसिव स्ट्रेस को नेग्लेक्ट कर दिया। तो अब देखो आप सॉल्व कर ले, 1 बाई पी इक्वल 1 बाई पी प्लस पीसी है तो क्या हो जाएगा, पी प्लस पीसी दैट डिवाइड बाई पीसी पी। तो यहां से पी क्या हो गया, पीसी इंटू पी दैट पीसी प्लस पी। तो पीसी डिवाइड कर दो, पीसी डिवाइड कर दिया, पी से डिवाइड कर दिया, तो ये हो गया सिग्मा सी इंटू ए। किसे डिवाइड किया, पी से डिवाइड किया है, तो पी वन प्लस पी सी क्या, सिग्मा सी इंटू ए, और पी क्या है पाई स्क्वायर ई आई अपॉन एल ई स्क्वायर, ऐसे रखा। अब आई क्या है, ए इंटू के स्क्वायर, तो ए कैंसिल यहां से, तो पी
P यहां से दैट इज रैंकाइन लोड, तो ये हो जाएगा सिग्मा सी इंटू ए 1 प्लस एल बाई के क्या हो गया सिलेंडर रेशियो, सिग्मा सी कांस्टेंट, पाई कांस्टेंट, ई कांस्टेंट, इसको एक कांस्टेंट लिख दिया ए ऐसे, और एल ई बाई के का स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला भी डायरेक्ट ध्यान रखना, जैसे ईलर का फॉर्मूला याद रखते हैं वैसे रैंकाइन का आपसे रैंकाइन लोड पूछेगा तो डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखना है, सिग्मा सी इंटू ए 1 प्लस ए एल ई बाई के का स्क्वायर। तो ए क्या है, ए दैट इज अ रैंकाइन कांस्टेंट। तो रैंकाइन कांस्टेंट कैसे निकाला है, सिग्मा सी कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है, ई कांस्टेंट है। तो रैंकाइन कांस्टेंट कई बार आपको दिया हो, जैसे फॉर एग्जांपल कास्ट आयरन है, इसके लिए रैंकाइन कांस्टेंट का वैल्यू दैट है 1/1600, इस तरह से ये दिया होगा क्वेश्चन में। तो ये फॉर्मूला जैसे ईलर फॉर्मूला याद है, पी ईलर क्या था, पाई स्क्वायर ई आई अपॉन एल स्क्वायर। रैंकाइन लोड क्या है, सिग्मा सी इंटू ए डिवाइड 1 प्लस ए इंटू एल ई बाई के स्क्वायर। तो ये दिया होगा क्वेश्चन में आपको, एल ई बाई के, एल इफेक्टिव लेंथ, के रेडियस ऑफ जायरेशन, सिग्मा सी क्या कंप्रेसिव स्ट्रेंथ दिया होगा, एरिया क्रॉस सेक्शन दिया होगा। तो यहाँ से रैंकाइन लोड कितना निकाल लेंगे ऐसे। तो ईलर थ्योरी और रैंकाइन थ्योरी में डिफरेंस क्या है, ये हमको समझ में आना चाहिए। ईलर में क्या था, वो आपने जो डायरेक्ट कंप्रेसिव स्ट्रेस को छोड़ दिया, खाली बेंडिंग से डिजाइन किया। तो जब ईलर फॉर्मूला बनाया था तो वहां खाली बेंडिंग वाला यूज किया था, डायरेक्ट कंप्रेसिव स्ट्रेस को यूज नहीं किया था। अब डायरेक्ट कंप्रेसिव स्ट्रेस भी आ गया, तो इसको समझ पाए डिफरेंस क्या होता है, इसीलिए इसको इस फॉर्म में ऐसे लिखा है 1/p इक्वल टू 1/pc प्लस p। पीसी क्रशिंग लोड, सिग्मा सी मिल जाएगा, ऐसे क्रशिंग स्ट्रेंथ ऑफ गिवन कॉलम मटेरियल वो दिया होगा क्वेश्चन में आपको। पी ईलर लोड, तो यहाँ से पी रैंकाइन लोड। तो इसको इसलिए लिखा है इसे डिफरेंस समझ में आ जाए। तो एल लॉन्ग कॉलम में एल लार्ज है, तो एल ई लार्ज हो गया, तो पी क्या हो गया स्मॉल हो गया, तो 1/p लार्ज हो गया। तो 1/p लार्ज है तो इसके रिस्पेक्ट में बहुत ज्यादा है, तो ये नेगलेक्ट कर दिया। शॉर्ट कॉलम में वहीं पे शॉर्ट कॉलम में क्या है कि एल एल स्मॉल हो जाएगा, एल स्मॉल है तो यहाँ 1/p लार्ज आ जाएगा, क्यों एल स्मॉल हुआ तो ये स्मॉल हुआ, ये लार्ज हो जाएगा, तो 1/p स्मॉल हो जाएगा। तो 1/p जब स्मॉल होने लगेगा तो इसका दोनों का डिफरेंस कम होने लग जाएगा, तो 1/p की साथ 1/p से भी आ। तो जब पीसी इंट्रोड्यूस हो गया तो रैंकाइंस लोड, जब नहीं था तो ईलर्स लोड, तो वही दैट मीन डिफरेंस हो गया। ईलर थ्योरी में खाली बेंडिंग से डिजाइन किया, रैंकाइन में ईलर के साथ बेंडिंग के साथ साथ डायरेक्ट कंप्रेसिव स्ट्रेस भी आ। तो यहाँ पुट कर दिया 1/p, सॉल्व किया इसको, वैल्यू पुट कर दिए, तो सिग्मा सी कांस्टेंट, पाई कांस्टेंट, ई कांस्टेंट, ये हो गया रैंकाइन कांस्टेंट। सो p सिग्मा c इनटू a 1 प्लस a l e बाई k का स्क्वायर। l इफेक्टिव लेंथ, k रेडियस ऑफ जायरेशन, तो यहाँ से इफेक्टिव सिलेंडर l e बाई k क्या होगा सिलेंडरनेस रेशियो। तो यहाँ से a रैंकाइन लोड कास्ट आयरन, जैसे फॉर एग्जांपल कास्ट आयरन के लिए इसका वैल्यू 1/1600 इस तरह से, तो वहां से कैलकुलेट किया, ऐसे निकाल दिया। देखो ध्यान से, कहीं डाउट लगता है तो बोलो, नोट कर लो इसको। तो ये क्वेश्चन है बुकलेट का, वो देख रहे हैं। बुकलेट खोलो जरा अपनी, बुकलेट है आपके पास वाली, बुकलेट में पेज नंबर 47 क्वेश्चन नंबर 19 पढ़ो ध्यान से पहले। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन है, जरा पढ़ो क्वेश्चन नंबर 19 पेज नंबर 47।
पेज नंबर 47 क्वेश्चन नंबर 19। देखो जरा ध्यान से, 3 आइडेंटिकल सॉलिड सर्कुलर रॉड each of the radius r and length l are placed together to form a compression member. See the cross section shown in the figure. Assuming pinned end condition, the ratio of critical load when the rods are bonded together to act as a single member to that of rod acting as an individual column. तो ये क्या किया है, कॉलम क्रॉस सेक्शन दिया हुआ है, सर्कुलर सेक्शन है, तो बोला है क्रिटिकल बकलिंग लोड का रेशियो निकालना है जब ये वर्क कर रहे हैं एज अ सिंगल मेंबर, जब वर्क कर रहे हैं दैट एज अ इंडिविजुअल कॉलम। तो ये बिल्कुल सेम वैसे कॉन्सेप्ट है जब बेंडिंग स्ट्रेस में पढ़ा था हमने कंपोजिट सेक्शन। तो बेंडिंग स्ट्रेस में कंपोजिट सेक्शन में क्या था, एक आपका रिजिड कनेक्शन था, एक फ्री कनेक्शन था। तो रिजिड कनेक्शन में क्या था कि दोनों एक साथ बेंड करते थे, एक सिंगल न्यूट्रल एक्सिस था। फ्री कनेक्शन में क्या था कि एक के ऊपर खाली रखा था, दोनों सेपरेट वर्क कर रहे थे, दोनों का सेपरेट न्यूट्रल एक्सिस था। तो सेम वही कॉन्सेप्ट है, जब आपका बोल रहा है कि जब आपका वर्क कर बोल रहा है कि एक सिंगल मेंबर दैट मीन रिजिड कनेक्शन की तरह से हो गया, और बोल रहा है, तो दूसरा केस बोल रहा है कि जब आपका सब सेपरेट वर्क कर रहे हैं दैट मीन एज अ फ्री कनेक्शन की तरह से हो गया। देखो लैंग्वेज वही लिखा है क्लियर। Assuming pinned end condition, the ratio of critical load when the rods are bonded together to act as a single member, इसका मतलब rigid connection हो गया, तो ये एक सिंगल न्यूट्रल एक्सिस, to that of rod acting as an individual column, जब रॉड एक्ट कर रहा है एज इंडिविजुअल कॉलम सेपरेट, तो वो फ्री कनेक्शन की तरह से है, सेपरेट न्यूट्रल एक्सिस। अब जब वर्क कर रहा है एक सिंगल मेंबर की तरह से, तो वो रिजिड कनेक्शन की तरह से, दैट वन सिंगल न्यूट्रल एक्सिस। तो वही करें, एक बार जब जब सेपरेट तब निकाल लें, एक बार जब एक सिंगल मेंबर तब निकाल लें। तो देखो जरा जब चेक करें, सो व्हेन ऑल सेपरेट, पहले केस चेक करें, तो व्हेन ऑल सेपरेट, जब सब सेपरेट हैं, इसका मतलब तो ये क्या है, फ्री कनेक्शन की तरह से हो गया, तो सबका सेपरेट न्यूट्रल एक्सिस, तो पीसीआर निकालें, तो पाई स्क्वायर ई आई अपॉन एल ई स्क्वायर। सो आई यहाँ पे फर्स्ट मेंबर, ये फर्स्ट मेंबर है, ये सेकंड, ये थर्ड, तो आई डैश निकालें तो ये हो जाएगा I1 प्लस I2 प्लस I3। तो ये सिमेट्री है, तो आप देखो जरा कुछ भी ले लो आप, जब अलग अलग है तो आप ये वाला न्यूट्रल एक्सिस लो या ये लो, एक ही बात है, बिकॉज हमें आई मिनिमम चाहिए, तो दोनों सेम ही है। तो ये क्या हो जाएगा, I1 I2 I3 सब बराबर, तो ये क्या हो जाएगा पाई बाई 64 D4, डायमीटर दिया होगा व्हेन ऑल सेपरेट। वही देखो जरा व्हेन ऑल कंबाइंड कर दिया, सो व्हेन ऑल कंबाइंड, उस केस में चेक करें, तो व्हेन ऑल कंबाइंड मतलब रिजिड कनेक्शन हो गया, तो एक सिंगल न्यूट्रल एक्सिस। तो अब एक सिंगल न्यूट्रल एक्सिस बनेगा, देखना जरा एक मिनट, तो सिंगल न्यूट्रल एक्सिस या तो ये वाला बनेगा, ये वाला न्यूट्रल एक्सिस बनेगा, ये वाला आएगा ऐसे जब सब कंबाइन कर दिया, और या फिर आपका ऐसे आएगा, तो या फिर यहाँ पे ऐसे आएगा न्यूट्रल एक्सिस। इन दो में से कोई एक लेना है, चाहे ये ले लो चाहे ये ले लो, जो मिनिमम होगा उसको रखेंगे। अब देखो जरा, अगर आप ये वाला एक्सिस लेते हो इसके बाद निकालते हो मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो पहले आपको यहाँ पे निकालना पड़ेगा, फिर ट्रांसफर होगा पैरेलल एक्सिस थ्योरम से R1 स्क्वायर, ऐसे इन दोनों का भी, इसका भी R2 स्क्वायर आएगा, इसका भी R2 स्क्वायर, तो इसके अबाउट निकलेगा पहले, फिर AR1 स्क्वायर, फिर ऐसे AR2 स्क्वायर AR2 स्क्वायर। और वहीं अगर आप इसके अबाउट निकालोगे तो ये तो यहीं से पास कर गया, इसमें तो आपका वो पैरेलल एक्सिस में लगेगा नहीं, जरूरत नहीं, इसमें आएगा यहाँ से। ये कितना डिस्टेंस है D/2, ये कितना डिस्टेंस है D/2, तो क्लियर दिख रहा है कि इसमें कम आएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। क्यों, यहाँ पे R1 स्क्वायर R2 स्क्वायर 3 बार लग रहा है पैरेलल एक्सिस थ्योरम, इसमें तो यहीं से पास कर गया, तो इसके लिए तो लगेगा नहीं, इनके लगेगा तो कम ही वैल्यू आएगा। बाकी आपको डाउट लगता है तो कोई डायमेंशन लेके चेक कर सकते हो, यानी इसके अबाउट निकलेगा मिनिमम मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो इसके अबाउट निकाल दो व्हेन ऑल कंबाइंड, तो व्हेन ऑल कंबाइंड पीसीआर पाई स्क्वायर ई आई अपॉन एल ई स्क्वायर, तो आई कैलकुलेट कर दे, सो आई कितना I1 प्लस I2 प्लस I3, तो I1 देखो जरा, I1 तो यही हो गया पाई बाई 64 D4, I2 क्या हो जाएगा, इसके सेंट्रोइड के बाद फिर पैरेलल एक्सिस थ्योरम ट्रांसफर कर देंगे, ऐसे सेंट्रोइड के बाद अबाउट फिर पैरेलल एक्सिस थ्योरम से ट्रांसफर कर देंगे, तो वही कैलकुलेट कर दो, तो I1 क्या हो गया पाई बाई 64 D4, और I2 क्या हुआ पाई बाई 64 D4 और प्लस AR स्क्वायर, ए क्या है पाई बाई 4 D स्क्वायर, AR क्या है D/2 का स्क्वायर, इस वेल ऐसे कैलकुलेट कर दिया। अब ये ऑब्जेक्टिव नहीं है, कन्वेंशनल क्वेश्चन है 7 मार्क्स का, लेकिन है कल को छोटा कैलकुलेशन में पूछ सकता है ऑब्जेक्टिव गेट के एग्जाम में, तो अच्छा कॉन्सेप्ट है लीस्ट रेडियस ऑफ गायरेशन का, ऐसे यूज कर दिया। देख लो फिर से एक बार, तो बोल रहा है कि आपको क्रिटिकल बकलिंग लोड का रेशियो निकालना है जब ऑल कंबाइंड है और जब ऑल सेपरेट है।
तो जब ऑल कंबाइंड है तो एक सिंगल न्यूट्रल एक्सिस है, वो आपका बेंडिंग स्ट्रेस का वो रिजिड कनेक्शन की तरह से होगी, और जब ऑल सेपरेट है तो सेपरेट न्यूट्रल एक्सिस है, वो फ्री कनेक्शन की तरह से होगी। सो व्हेन ऑल कंबाइंड सिंगल न्यूट्रल एक्सिस, तो या तो आप ये वाली लो ऐसे, या फिर ये वाली लो। तो अगर आप ये लगते हो तो मैं 3 बार लगेगा पहले एक्सिस थ्योरम, R1 स्क्वायर R2 स्क्वायर R2 स्क्वायर। इस वाले में यहीं से पास कर गया, दो जगह लगे, इसके क्लियर दिख रहा है कि इसमें कम वैल्यू आएगी, तो इसके अबाउट निकालो पी पाई स्क्वायर ये अपॉन एल स्क्वायर। I1 क्या हो गया, पाई बाय 64 d4। I2 क्या, पाई बाय 64 d4 प्लस AR स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा, पाई बाय 4 d स्क्वायर इंटू d बाई 2 का स्क्वायर। तो वही लिखा है, पाई बाय 64 d4 प्लस AR स्क्वायर I2 I3 के लिए। और जब ऑल सेपरेट है तो ऑल सेपरेट में क्या है कि सबका सेपरेट न्यूट्रल एक्सिस, तो उस केस में चाहे आप ऐसे ले लो, वाई वाई लो, चाहे जेड जेड लो, एक ही बात है। क्यों, बिकॉज सिमेट्री सर्कुलर सेक्शन। तो I1 I2 प्लस I3 तीनों ऐड कर दिया, तो ये कैसे आएगा, तो सबके तीनों में वैल्यू क्या, पाई बाय 64 d4। तो दोनों केस में निकाल लिया, तो यहाँ से क्रिटिकल बकलिंग लोड का रेशियो निकाल सकते हैं। तो एक अच्छा क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन कर रहा है, नोट कर लो इसको। रफ कर रहे हैं। हेडिंग दो, एनालिसिस ऑफ सिलेंडरनेस रेशियो। डिजाइनर जो कॉलम डिजाइन करता है, उसके बाद चार्ट रहता है आपका दैट स्ट्रेस वर्सेस एल ई बाई के बीच, तो उससे वो इजीली फाइंड आउट कर लेता है दैट कितना लोड पे हमें डिजाइनिंग करना। एक छोटा सा एग्जांपल लें, ये चार्ट है दैट स्ट्रेस वर्सेस एल ई बाई के बीच। एल ई इफेक्टिव लेंथ, के क्या है, दैट इज रेडियस ऑफ जायरेशन, सो एल ई बाई के। तो ये चार्ट कुछ आपका इस तरह से ऐसे है, फॉर एग्जांपल स्टील के लिए यूज किया है, स्ट्रक्चरल स्टील यूज करते हैं। कॉलम में क्या स्ट्रक्चरल स्टील है, वो माइल्ड स्टील नहीं है, स्ट्रक्चरल स्टील है, इलास्टोप्लास्टिक कर बनता है। तो यहाँ तक ये बाउंड्री है, इसके बाहर फील करेगा, इसके अंदर सेफ है। तो ये जो पार्ट है इतना, दिस वन दैट इज कॉल्ड द शॉर्ट कॉलम। इतना पोर्शन जो है दैट इंटरमीडिएट कॉलम, और ये जो पोर्शन है दैट इज कॉल्ड द लॉन्ग कॉलम, एल ई बाई के का वैल्यू। ये जो है दैट इज कॉल्ड सिग्मा क्रशिंग का वैल्यू। और ये जो बाउंड्री दैट इज कॉल्ड द ईलर्स कर्व, सो दिस वन दैट ईलर्स कर्व। तो ये यहाँ से ईलर्स कर्व बाउंड्री बता, इट मीन क्या, इसके अंदर ये बाउंड्री है, इसके अंदर सेफ है, इसके बाहर फेल करे। तो ये ईलर्स कर्व बना ऐसे, इस तरह से आ रहा है। तो वो लिमिटेशन ऑफ ईलर्स थ्योरी में फॉर्मूला बनाया था, तो वहां फॉर्मूला क्या आया था, एल ई बाई के दैट ग्रेटर देन इक्वल टू पाई स्क्वायर ई डिवाइड बाई सिग्मा क्रशिंग। इस तरह फॉर्मूला आया था वहां पे लिमिटेशन ऑफ ईलर्स थ्योरी। तो ये जो कंडीशन फॉलो होता है तब तक ईलर्स थ्योरी लगेगा। अब स्टील का बात कर रहे हैं, तो स्टील में दैट स्ट्रक्चर स्टील है, यंग्स मॉडुलस का वैल्यू होता है अराउंड 2.1 10⁵ मेगापास्कल। और सिग्मा क्रशिंग, तो सिग्मा क्रशिंग का जो वैल्यू है दैट अराउंड 320 मेगापास्कल स्ट्रक्चर स्टील के लिए, इतना वैल्यू। तो इसको यहाँ पुट करो, जरा पुट करो, सॉल्व करो, निकालो, जरा वीडियो पॉज कर दो, इसको यहाँ पुट करो, सॉल्व करो कितना आ रहा है। तो जब पुट करके सॉल्व किया आपने, तो वैल्यू अराउंड 80.43 80.47 के आसपास ऐसे वैल्यू आ रहा है, इसलिए ये वैल्यू वहीं पे है दैट 80। ऐसे ही ये वैल्यू जो 30 और 200 ये हमने एक्सपेरिमेंट से निकाला है, तो ये देखोगे आप आरसीसी में। तो यानी क्या मतलब 80.47 यहाँ से निकला 80 के आसपास,
तो उसके ऊपर आपका यूलर्स कर्व है। तो यहाँ पे क्या मतलब इसके बाद इस पे जाएगा तो यहाँ फेल कर रहा है, क्योंकि आप यहाँ चेक करो इस पॉइंट पे स्ट्रेस क्या है, लिमिटिंग सिग्मा क्रशिंग से कम। वही पढ़ा था हमने कि दैट बकलिंग में क्या था, स्ट्रेस जो था सिग्मा क्रशिंग से कम था, लेकिन तब भी फेल कर गया। क्यों? दैट वो कॉलम अपना शेप ही मेंटेन नहीं कर पाता टाइम के साथ, स्टेबल से अनस्टेबल स्टेज पे। ऐसे ही जितना शॉर्ट कॉलम है वो सारा का सारा इसको क्रॉस कर रहा था, फेल कर रहा है। इसलिए जितना भी शॉर्ट कॉलम है सबका सब सिग्मा क्रशिंग से फेल कर रहा है, यहाँ से फेल कर रहा है। तो यहाँ पे रहेगा फेल कर गया, इसके अंदर है आपका सेफ रहेगा। तो सारा का सारा शॉर्ट कॉलम सिग्मा क्रशिंग से फेल कर रहा है, इसलिए सारा का सारा शॉर्ट कॉलम रैंकाइन सीरीज का डिजाइन हो रहा है। और यहाँ पे फेल दिखा रहा है और यहाँ स्ट्रेस सिग्मा क्रशिंग से कम है, इसलिए बोलता है बकलिंग कंडीशन जो है अंडर इलास्टिक लिमिट कंडीशन है, वो खाली ट्रांजिशन है स्टेबल से अनस्टेबल स्टेज। वो कॉलम अपना टाइम के साथ शेप ही मेंटेन नहीं कर पाता, इसलिए फेल कर गया। तो ये एक एनालिसिस है दैट प्रैक्टिकली यूज होता है कॉलम दैट स्ट्रक्चरल डिजाइनिंग में, कॉलम में दैट स्ट्रेस वर्सेस एल ई बाई के कर्व का। तो वो दैट इसका थोड़ा सा पोर्शन हमने यहाँ पे यूज किया है ऐसे। लिमिटेशन ऑफ दैट ईलर्स थ्योरी। नेक्स्ट पार्ट देखना जरा एक मिनट। जैसे मान लो कॉलम दिया है ऐसे इस तरह से, यहाँ फिक्स है, ये हिंज है, यहाँ मान लो हिंज है। तो मान लो ये लेंथ आपको L दिया, ये लेंथ L दिया ऐसे, तो बीच में ब्रेसिंग किया ऐसे। तो अब इफेक्टिव लेंथ पूछ, बिकॉज पीसीआर निकालने के लिए इफेक्टिव लेंथ चाहिए, तो वो चेक करेंगे। तो देखो जरा इतना पोर्शन दोनों हिंज है, तो L इक्वल टू क्या होता है L, तो इतने पोर्शन के लिए कितना आ गया L। और यहाँ पे फिक्स हिंज है तो ये कितना आ जाएगा L बाई रूट टू, दिस वैल्यू। तो ये ज्यादा ये कम है। अब पीसीआर देखो क्या होता है, पीसीआर होता है पाई स्क्वायर ई आई अपॉन एल ई स्क्वायर। तो यहाँ पे जब देखो जरा इस केस में ये वाला वैल्यू ज्यादा है, तो यहाँ पीसीआर कुछ कम आएगा। तो मान लो जस्ट एग्जांपल, मान लो ये वाला पोर्शन 10 किलोन्यूटन आ गया, तो ये वैल्यू कम है तो यहाँ ज्यादा वैल्यू आएगी, तो मान लो 15 किलोन्यूटन आ गया। मतलब क्या ये क्या बोल रहा है कि ये वाला पोर्शन जब 15 के ऊपर लोड बढ़ेगा तब बकल करेगा, और ये वाला पोर्शन क्या कह रहा है 10 के ऊपर बढ़ेगा तब बकल करेगा। तो 12 से डिजाइन करोगे तो ये तो बच जाएगा, ये फेल कर जाएगा। 10 पे डिजाइन करोगे दोनों बच जाएगा, मतलब इसको लो आप इससे डिजाइन करो। तो ये कहां से एल से निकला है, यानी एल और एल बाई रूट टू में से एल को सेलेक्ट करो, मतलब ज्यादा वाला को यूज करो। तो एल इफेक्टिव क्या हो जाएगा, तो यहां से एल इफेक्टिव तो क्या हो जाएगा एल। इसलिए आप ऐसे मान लो बीच में कई बार ब्रेसिंग कर दे, तो ये आप एल से मतलब नहीं है, ये मान लो 2L होता, ये आपका 3L होता, तो 3L ले लेते जो ज्यादा लेंथ। क्यों? बिकॉज जितना ज्यादा लेंथ रहेगा उतना पीसीआर कम रहेगा, यहां से निकलेगा। तो ये 10 पे बकल कर रहा है, ये दोनों हिंज था, एल इक्वल टू एल, एल दिखा दिया, एल लेंथ था। ये 2L होता, 2L दिखा देते हैं यहाँ पे। ये लेंथ एल, तो यहाँ कितना होता है एल बाई रूट टू, एल बाई रूट टू रख दिया। एक फिक्स है, एक हिंज है। तो ये वाला वैल्यू मान लो आपका 10 आ गया, तो ये 15 आ जाएगा, जस्ट समझने के लिए। तो मतलब क्या है, ये 15 पे बकल कर रहा है, ये 10 पे बकल कर रहा है, तो 12 से डिजाइन कर दिया आपने। 12 से डिजाइन किया, ये तो बच जाएगा, ये फेल कर जाएगा। 10 से डिजाइन करोगे ये भी बचेगा, ये भी बचेगा। यानी इससे ये रखो 10 कहां से निकला, एल से निकला। तो एल और एल बाई रूट टू में जो ज्यादा था उसको ले लिया, तो यानी एल इफेक्टिव एल। तो आप सब सेगमेंट सब पोर्शन अलग अलग सॉल्व कर लो कितना इफेक्टिव लेंथ है, और जो सबसे मैक्सिमम उसको वो इफेक्टिव लेंथ हो गया। तो यहाँ पे ये कल को 2L होता, ये 3L होता, 3L ले लेते हैं ऐसे। सेम ऐसे ही मान लो यहाँ पे आपका टॉर्शनल स्प्रिंग दिया है ऐसे, तो ये केटी मान लो इसका इनफाइनाइट दिया है, इसका केटी मान लो इनफाइनाइट दिया है, एल लेंथ है। तो एफ एस इक्वल टू क्या होता है के डेल्टा, एफ एस इक्वल टू क्या होता है के डेल्टा। ऐसे टॉर्शनल स्प्रिंग में क्या होता है के टी इंटू थीटा, ऐसे लिखते हो। तो यहाँ से थीटा क्या हो गया टी बाई के टी। अब जब के टी इनफाइनाइट दिया है, जब इनफाइनाइट रखो थीटा कितना आ जाएगा 0। तो यहाँ भी थीटा 0, यहाँ भी थीटा 0, तो क्या हो गया फिक्स की तरह से हो गया। फिक्स मतलब दोनों फिक्स, मतलब एल क्या हो जाएगा एल बाई टू। तो यहाँ पे एल क्या आ जाएगा एल बाई टू। अब देखो जरा यहीं पे के टी मान लो 10 दिया होता, तो जब 10 रखते के टी थीटा नॉन जीरो आ जाता। तो थीटा नॉन जीरो मतलब क्या हिंज की तरह से हो गया, थीटा 0 का मतलब क्या फिक्स की तरह से हो गया। तो दोनों फिक्स दिए, दोनों केटी इनफाइनाइट दिए, तो केटी इनफाइनाइट रखोगे थीटा 0 आ जाएगा, तो इसका भी थीटा 0, इधर थीटा 0, तो दोनों फिक्स की तरह से हो गए। तो क्या हो जाएगा दोनों फिक्स मतलब एल इफेक्टिव एल बाई टू, तो वही वैल्यू आ गई। अब एक केटी 10 हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाए, तो केटी 10 वाला थीटा नॉन जीरो हो जाएगा, तो वो हिंज की तरह से हो गया। दूसरा फिक्स की तरह, तो एल बाई रूट टू। तो जैसे कंडीशन दिया होगा वैसे वैसे ध्यान रखें, ऐसे निकाल दी। नेक्स्ट देखना जरा, एक क्वेश्चन ऐसे पूछता है, यहाँ हिंज है, यहाँ रोलर ले लिया ऐसे,
जो क्वेश्चन बुकलेट में है वही यूज कर रहे हैं। तो ये लेंथ मान लो आपका एल डैश ये एल, और ये पी लोड लगाया ऐसे। तो ये कॉलम दिया है दैट ए बी दोनों साइड हिंज है। तो बोल रहा है कितना क्रिटिकल बकलिंग लोड निकालो। ऐसे क्वेश्चन की लैंग्वेज आप बुकलेट में है और देखोगे, अब इसको यूज करें डायरेक्ट। तो कॉलम ऐसे दिया हुआ, ये एल डैश लेंथ, ये एल, पी लोड ऐसे लग रहा है। तो बोला कितना क्रिटिकल बकलिंग लोड है वो निकालो। तो देखो जरा, ये पी यहाँ पे रोलर है, ये बी पॉइंट है, तो यहाँ हिंज है। तो यहाँ पे रोलर रिएक्शन मिलेगा, तो मान लो ये रिएक्शन कितना आ गया, पी डैश ऐसे। यहाँ मोमेंट बैलेंस करो, समेशन एम ए इक्वल टू 0। पहले तो इक्विलिब्रियम माना है, बाद में सब चेक करेंगे पीसीआर वगैरह। तो ये कैसा मोमेंट दे रहा है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। तो क्या हो जाएगा, पी इंटू एल डैश इक्वल टू पी डैश इंटू एल डैश। यहाँ से पी डैश क्या आ गया, पी के बराबर। तो पी डैश क्या आ गया, पी के। तो ये भी पी, ये भी पी, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, ये क्या हो जाएगा, पी रूट टू दिस वाला। तो पी रूट टू, देखिए ये क्या हो गया, बगलिंग लोड पी रूट टू। तो कितना हो जाएगा, पाई स्क्वायर ई आई अपॉन एल स्क्वायर। तो यहाँ से पी कितना आ गया, पाई स्क्वायर ई आई डिवाइड बाई रूट टू एल स्क्वायर, इस तरह से। तो यहाँ सॉल्व कर दिया। तो उसने क्वेश्चन में पूछा है शायद पी निकालो या क्रिटिकल बकलिंग लोड निकालो, वो लैंग्वेज दिख जाएगा, क्वेश्चन आपका बुकलेट में है, लेकिन यहाँ से कॉन्सेप्ट चेक कर लीजिए। तो ये नहीं कि आपको पी लोड ये दिया था तुरंत कंपोनेंट ले लिया आपने, पहले आप इक्विलिब्रियम बनाओ। वो बोल रहा है कि पी लोड लगा है, कितना पी की वैल्यू कितनी होगी, दैट वो कैलकुलेट करके दिखाओ। तो जब ये पी है, रोलर सपोर्ट, यहाँ रिएक्शन आएगा। तो पहले इक्विलिब्रियम तो बनाओ, उसके बाद क्रिटिकल बकलिंग लोड देखेंगे। तो ये पी है, तो यहाँ रिएक्शन आया रोलर सपोर्ट से, यहाँ बैलेंस किया, पी डैश पी के बराबर। तो जब ये पी पी, तो ये पी रूट टू हो गया। अगर आपने पी का कंपोनेंट पी बाई रूट टू कर दिया तो पूरा गलत हो जाएगा। पहले तो इक्विलिब्रियम बनना चाहिए, उसके बाद देखेंगे कि कितना लोड वोड आ रहा है। तो ये पी था, तो ये पी पे आना पड़ेगा, तभी मूवमेंट बैलेंस होगा। तो ये पी रूट टू है, ना कि पी बाई रूट टू। तो ध्यान रखना है, तुरंत कभी फोर्स कंपोनेंट नहीं ले लिए, सबसे पहले चेक करो कि इक्विलिब्रियम बन भी रहा है कि नहीं बन रहा है, उसके बाद तो छोटा सा गलती होता है पूरा क्वेश्चन जाएगा। ध्यान रखना है इस चीज को। तो ये पी रूट टू कितना, पाई स्क्वायर ये अपॉन एल स्क्वायर। तो यहाँ से पी सॉल्व कर दिया, पाई स्क्वायर ये अपॉन रूट टू एल स्क्वायर, इस तरह से कैलकुलेट कर दिया। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन है, 2 मार्क्स से गेट के एग्जाम, गेट में ही पूछा है शायद, नोट कर लो इसको। तो ये कॉलम कंप्लीट हुआ है। अब इसको पूरा, अब कन्वेंशनल तो नहीं पूछता है, लेकिन आ सकता है, कुछ नहीं पता। 3-4 साल पहले डबल डायरेक्ट शेयर सेट कभी नहीं पूछता था। 3-4 साल पहले यही बोलते थे क्लास में हमेशा कि भाई डायरेक्ट शेयर सेट कभी नहीं आया, आ सकता है। और उसका देख लो आप, 4 साल में 20-20 नंबर के 2 क्वेश्चन आ गए। इसलिए कुछ नहीं पता है, कुछ भी पूछ सकता है इसे कन्वेंशनल में। बाकी ऑब्जेक्टिव में तो आते ही रहता है, ऑब्जेक्टिव में रहता है, लेकिन कन्वेंशनल में आपसे नहीं पूछा कई साल से कॉलम, लेकिन आ सकता है, इसलिए हमको पूरा तैयारी रखना है अपना। तो ये कॉलम पूरा रिवाइज कर लेना है। उसके बाद ईएस के ऑब्जेक्टिव, गेट, जितना टाइम मिला। टाइम नहीं मिलता है, स्टूडेंट बहुत लिखते रहते हैं, 3-3 सब्जेक्ट चल रहे हैं सर, टाइम नहीं मिलता है, ये है वो। तो वो बात सही है आपका, लेकिन हाँ जितना टाइम मिलता है, जब टाइम मिलेगा तो क्वेश्चन प्रैक्टिस किए। पहले ईएस के, फिर गेट के। बुकलेट में कॉलम के कुछ क्वेश्चन टफ रखे हैं, जान मुझे रखे हैं। तो स्टूडेंट को कॉलम को बिल्कुल बस पाई स्क्वायर ये अपॉन एल स्क्वायर समझता है। तो जिस दिन आ जाएगा, वो चला जाएगा क्वेश्चन, तब उसके बाद उसकी इंपॉर्टेंस दिखाई समझ में आती है। यही डायरेक्ट शेयर में होता था 4 साल पहले, इसलिए बस मेहनत करना है, हर टॉपिक इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन किए कॉलम के, बुक पहले ईएस का ऑब्जेक्टिव, गेट ऑब्जेक्टिव, बुकलेट। बुकलेट में कहीं डाउट लगा तो सॉल्यूशन दिया हुआ वहां देखा, बाकी अच्छे क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे क्लास में। तो इतना करना है। तो ये कॉलम कंप्लीट हुआ। थैंक यू। नेक्स्ट टॉपिक हम स्प्रिंग स्टार्ट करेंगे, बिकॉज स्प्रिंग का क्वेश्चन भी आता है ऑब्जेक्टिव में। तो एक दो टॉपिक बचे, स्प्रिंग और शेयर सेंटर शेयर फ्लो।
तो वही देखेंगे। तो साथ साथ हम बीच में क्वेश्चन अप करेंगे, बिकॉज पहले थ्योरी वाला पार्ट कंप्लीट किया है, उसके बाद क्या कि थोड़ा बहुत क्वेश्चन हम दैट अच्छे क्वेश्चन भी लेंगे, ऑब्जेक्टिव भी, कन्वेंशनल भी, सब तरह की, बिकॉज हमारा टारगेट सोम सीखना है पूरा अच्छे से। बस ये नहीं कि थ्योरी पढ़ते गए, थ्योरी सब चीज जरूरी है, थ्योरी भी पढ़ अब एम बाई अपॉन आई हमको मालूम, फॉर्मूला तभी लगाएंगे। तो थ्योरी वाला पार्ट, बेसिक चीजें, क्वेश्चन सब करना है। तो हम सब को तरह का, जिससे कि सोम हमेशा 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 के लिए पक्का हो जाए, हम क्वेश्चन वगैरह प्रैक्टिस करके कॉन्फिडेंस आ जाए हमें कैसे करते हैं, तो आगे स्ट्रक्चर आरसीसी में यूज करेंगे, तो उसके कॉन्सेप्ट को स्ट्रक्चर आरसीसी में लगा पाएंगे। तो इसलिए पहले कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद हम क्वेश्चन वगैरह साथ साथ बीच बीच में करते रहेंगे। तो अभी पहले आपका कॉलम कंप्लीट हुआ है, नेक्स्ट टॉपिक हम स्प्रिंग स्टार्ट करेंगे। तो स्प्रिंग दे रहे हैं, तो हमारे सिलेबस में क्लोज्ड कॉइल हेलिकल स्प्रिंग है, तो वही देख रहे हैं, तो हेडिंग दे दो क्लोज्ड कॉइल हेलिकल स्प्रिंग। हर टॉपिक इंपॉर्टेंट है। अब स्प्रिंग का क्वेश्चन कन्वेंशन में नहीं पूछा, लेकिन हर साल 1 से 2 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहते हैं, तो एक एक नंबर बहुत इंपॉर्टेंट, सब ध्यान रखना। तो वही देख रहे हैं, तो हेडिंग दे दो क्लोज्ड कॉइल हेलिकल स्प्रिंग। तो देखो जरा एक मिनट, स्प्रिंग जो है, दैट स्प्रिंग का मेन वर्क क्या है, जो हैवी वाइब्रेशन वगैरह आता है, शॉक वगैरह आता है, उसको बियर करते हैं। तो स्प्रिंग पे दैट एकदम से इंपैक्ट लोड आया, वाइब्रेशन शॉक जनरेट हुआ, देन जो वर्क डन हुआ लोड का, वो सारा का सारा स्ट्रेन की फॉर्म में स्टोर्ड हुआ, स्प्रिंग कंप्रेस हुआ। तो कंप्रेस हुआ तो स्ट्रेन एनर्जी वगैरह, तो वो जो भी वर्क डन हुआ वो स्प्रिंग में स्ट्रेन के फॉर्म में स्टोर्ड हो गया। तो स्प्रिंग दैट कई तरह का स्प्रिंग है, जैसे फर्स्ट वन जो स्प्रिंग है दैट इज कॉल्ड द लीफ स्प्रिंग। ये हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन जो हमें सब थोड़ा बहुत देख रहे हैं कैसे। तो लीफ स्प्रिंग जो है दैट हैवी वाइब्रेशन शॉक वगैरह को बियर करता है। तो इसको मेनली यूज करते हैं हम ट्रक वगैरह में या ट्रैक्टर वगैरह में। ट्रक ट्रैक्टर में देखा होगा आपने लीफ स्प्रिंग, इस तरह से रहता है। तो इसमें क्या है कि उतना स्मूथ ड्राइव नहीं है, लोड अप्लाई करते हैं, तो ये लीफ स्प्रिंग दैट लोड मिल रहा है, लोड से क्या ये लेंथ मिल के बेंडिंग प्रोवाइड करता है, तो ये मेनली दैट इज आल्सो कॉल्ड बेंडिंग स्प्रिंग। लीफ स्प्रिंग मेनली दैट लार्ज वाइब्रेशन शॉक वगैरह बियर करता है, बट उतना स्मूथ ड्राइव नहीं प्रोवाइड करता है, इसलिए ट्रक ट्रैक्टर वगैरह में हम दैट लीफ स्प्रिंग यूज करते हैं। दैट इज आल्सो कॉल्ड द बेंडिंग स्प्रिंग, दैट इज आल्सो कॉल्ड द कैरेज स्प्रिंग, लीफ स्प्रिंग। वहीं पे सेकंड वन दैट इज कॉल्ड द फ्लैट स्पाइरल स्प्रिंग। फ्लैट स्पाइरल स्प्रिंग यूज करते हैं दैट स्मॉल क्लॉक्स में, वॉचेस वगैरह में। एंड थर्ड वन दैट इज कॉल्ड द हेलिकल स्प्रिंग। हेलिकल स्प्रिंग मतलब क्या है कि जैसे ये मान लो रॉड दिया कास्ट आयरन का, इस रॉड से कट किया तो हेलिकल शेप में कन्वर्ट किया, दैट इज कॉल्ड द हेलिकल स्प्रिंग। तो ये हेलिक्स के फॉर्म में कन्वर्ट किया इस तरह से। तो ये जो है टर्न है इस तरह से, पहले रॉड ऐसे था कास्ट आयरन का, तो ऐसे इसको कट कर लिया इस तरह से, तो ये स्प्रिंग हेलिक्स के शेप में, दैट इज कॉल्ड द हेलिकल स्प्रिंग। तो हेलिकल टर्न दिए इस तरह से। तो ये जो टर्न है, दो टर्न के बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज कॉल्ड द पिच। तो अगर आप डिस्टेंस बढ़ाते जाओगे तो ये कॉल दैट इज कॉल्ड द ओपन कॉइल्ड स्प्रिंग। वही डिस्टेंस कम करते जाओगे दैट इज कॉल्ड द क्लोज्ड कॉइल हेलिकल स्प्रिंग। तो हमारे सिलेबस में खाली क्लोज्ड कॉइल हेलिकल स्प्रिंग है, तो उसी का स्टडी कर रहे हैं। जो ओपन कॉइल्ड स्प्रिंग है दैट इज कॉल्ड बेंडिंग स्प्रिंग, और जो क्लोज्ड कॉइल हेलिकल स्प्रिंग दैट इज कॉल्ड द टॉर्शनल स्प्रिंग। तो डिस्टेंस दो टर्न के बीच का कम कर रहे हैं, तो ये क्लोज्ड कॉइल स्प्रिंग। क्लोज कॉइल हेलिकल स्प्रिंग क्यों बोल रहे हैं कि दैट वी प्रोवाइड टर्न सो क्लोजली सो दैट वन टर्न लाइज इन वन प्लेन। अगर एक टर्न आपका एक प्लेन में लाई कर जाए दैट इज कॉल्ड क्लोज कॉइल, इसलिए नाम रखा क्लोज कॉइल हेलिकल स्प्रिंग, दैट वी प्रोवाइड टर्न सो क्लोजली सो दैट वन टर्न लाइज इन वन प्लेन, क्लोज कॉइल हेलिकल स्प्रिंग। तो पढ़ने को स्प्रिंग में बहुत ज्यादा है, दैट इसको हम 3 से 4 5 घंटे पढ़ सकते हैं स्प्रिंग। बट ये क्या है कि हम कंपटीशन का तैयारी करते हैं, जितना हमारे सिलेबस में होता है उतना ही बात करते हैं। 5 घंटे का टाइम एसएफटी बीएम नहीं दे सकते हैं, डिफ्लेक्शन दे सकते हैं, यहाँ जरूरत नहीं है, जितना जरूरत हो, लेकिन हाँ ए नंबर इंपॉर्टेंट है, जितना जरूरत है उस हिसाब से हम तैयारी करते हैं। तो यही ध्यान रखना है, अपना सिलेबस पूरा देखा, कैसे क्वेश्चन आते हैं, जिसमें क्वेश्चन ज्यादा आते हैं उसको ज्यादा वेटेज दिए, लेकिन छोड़ना भी कुछ भी नहीं है। क्यों? बिकॉज छोड़ दिया 1 2 नंबर का, बाकी स्टूडेंट करेगा, वो आपसे आगे निकलेगा। अब लेकिन ये भी नहीं है कि हम 10 घंटे, हम 12 15 घंटे कॉलम को दे रहे हैं और एसएफटी बीएमडी डिफ्लेक्शन को 2 ही घंटे दे रहे हैं, तो ये तो गलत है ना। जैसा पेपर वैसे तैयारी की है, लेकिन पता हमको सब कुछ होना चाहिए। तो हेलिकल शेप में टर्न दिया है, तो क्लोज कॉइल हेलिकल स्प्रिंग हमारे कोर्स में, तो उसकी उसकी स्टडी कर रहे हैं, तो वही देख रहे हैं। तो उसका एनालिसिस देखें तो मान लो ये स्प्रिंग था, टर्न प्रोवाइड किया है, तो दो टर्न के बीच का जो डिस्टेंस दैट इज कॉल्ड द पिच। तो ये जो डिस्टेंस दो टर्न के बीच का दैट इज कॉल्ड द पिच।
तो ये पी लोड लगाया इस तरह से, पी लोड अप्लाई किया, तो ये स्प्रिंग है सेम इस तरह से, देखो जरा ये पी, यहाँ पी लोड दिया है तो पी लोड अप्लाई करोगे तो ये एक्सपेंशन वगैरह ऐसे इस तरह से आएगा, तो उसे आपके स्टडी कर। तो ये पिच है, यहां से जो डिस्टेंस दैट इज कॉल्ड द मीन कॉइल रेडियस आर, दिस आर दैट इज कॉल्ड द मीन कॉइल रेडियस। So D equal to that is a 2R. So D capital D that is called the mean coil diameter. So this one that mean coil diameter. ये जो क्रॉस सेक्शन है इसका डायमीटर दैट इज कॉल्ड द स्प्रिंग वायर डायमीटर स्मॉल d. So small d that is called spring wire diameter. Spring wire diameter. तो यहाँ से एनालिसिस करेंगे, देखो ध्यान से विजुलाइज करो, ये स्प्रिंग है तो दो टर्न जो है इनके बीच का डिस्टेंस जो दैट इज कॉल्ड द पिच, ये पी लोड लगाया यहाँ ऊपर की तरफ, तो ये देखो विजुलाइज करो, ये अगर आप ये जो दिखा रहे हैं ऐसे दिख रहा है, ये पूरा जो है मीन कॉइल डायमीटर, इसका आधा हो जाएगा मीन कॉइल रेडियस, और ये जो वायर है, ये वायर जो कट किया है, तो ये जो वायर दिख रहा है, ये जो क्रॉस सेक्शन है दैट इज स्प्रिंग वायर डायमीटर, दैट वेरी स्मॉल दिख रहा है क्लियर। तो ये जो पूरा दिख रहा है डायमीटर ये मीन कॉइल डायमीटर है, ये जो दिखा है यहाँ से पूरा मीन कॉइल डायमीटर, और ये जो वायर है क्रॉस सेक्शन है स्प्रिंग वायर डायमीटर। तो इसका स्टडी कर रहे हैं तो कट करें बी से, चेक करेंगे वहां से, तो देखो जरा वही चेक कर रहे हैं, तो इतना पार्ट चेक कर लिया, एक टर्न ऐसे ले लिया, चेक कट कर दिया, तो ये पी लोड लग रहा है यहाँ पे, तो ये डिस्टेंस जो है दैट मीन कॉइल रेडियस आर का वैल्यू है, और ये जो है स्प्रिंग वायर डायमीटर स्मॉल डी। तो देखो जरा चेक कर बैलेंस करते हैं, पूरा स्प्रिंग दिया है, ये स्प्रिंग किस तरह से है आपका, ये स्प्रिंग आपका ऐसे है, ये स्प्रिंग ऐसे इस तरह से जा रहा है, तो क्रॉस सेक्शन कैसा है, ये ऐसे जा रहा है, तो ये है लॉन्ग एक्सिस, सो दिस वन दैट इज कॉल्ड द लॉन्ग एक्सिस। क्रॉस सेक्शन के परपेंडिकुलर होता है लॉन्ग एक्सिस, तो लॉन्ग एक्सिस का टर्न ले रहा है ऐसे इस तरह से। सो अब चेक कर लेंगे, देखो जरा विजुलाइज करो थोड़ा ध्यान से, ये बीचों बीच लोड लग रहा है, मतलब विजुलाइज करो, ये बीचों बीच लोड है ऐसे, उसके चारों तरफ वायर है ऐसे, पी लोड दिखाया है, अब बोर्ड में तो ऐसे ही बना सकते हैं, इससे एक्चुअल फिगर दिखाई देगा, ये बीचों बीच लोड लग रहा है, इसके चारों तरफ वायर है ऐसे, विजुलाइज करो। तो अब देखो ध्यान से, ये पी लोड लग रहा है ऐसे ऊपर की तरफ, इसके चारों तरफ ऐसे वायर है ऐसे टर्न दिया, विजुलाइज करो वायर आपका ऐसे जा रहा है, तो वायर को आपने यहाँ पे काटा है ऐसे, विजुलाइज करो काटा है ऐसे, क्रॉस सेक्शन ऐसे दिखाई देगा, तो ये क्या लॉन्ग एक्सिस ऐसे जा रहा है, तो इसको विजुलाइज करो, यही स्प्रिंग है आपका, ये बीचों बीच पी लोड लग रहा है ऐसे इस तरह से, इसके चारों तरफ आपका ऐसे वायर है, तो पी लोड ऐसे लगा, इसके चारों तरफ ऐसे वायर है, तो यहाँ काटा तो ये क्रॉस सेक्शन दिखाई देगा ऐसे, तो ये इधर जा रहा है, ये क्या लॉन्ग एक्सिस ऐसे, लॉन्ग एक्सिस आप कैसे बना, तो ये फोर्स की तरफ राइट हैंड रख दिया ऐसे हमने, विजुलाइज करो, फोर्स को जैसे डिस्टेंस मिलेगा मोमेंट आएगा, बेंडिंग एंड ट्विस्टिंग चेक करेंगे, तो फोर्स ऐसे ऊपर की तरफ लग रहा है, फोर्स की तरफ क्या किया राइट हैंड रख दिया, और ये डिस्टेंस है मीन कॉइल रेडियस, इसकी तरफ फिंगर रोटेट कर दिया, थंब कैसा लॉन्ग एक्सिस के पैरेलल है, ट्विस्टिंग मोमेंट है। ये पूछेगा आपसे इंट्रो में ऐसे ही रखा होगा स्प्रिंग की तरह से, बोलेगा एक्सप्लेन करके दिखाओ टॉर्शनल स्प्रिंग कैसे, टॉर्शन कैसे आ रहा है, तो ये बताना हमको आना चाहिए, बस यही मेन पार्ट है, आगे सब मैथमेटिक्स है। देखो ध्यान से, ये पी लोड लग रहा है ऐसे, इसके चारों तरफ वायर है ऐसे, पी लोड आपका ऐसे लग रहा है, इसके चारों तरफ ऐसे वायर है, यहाँ काटा क्रॉस सेक्शन ऐसे होगा, ये लॉन्ग एक्सिस ऐसे जा रहा है, फोर्स की राइट हैंड रखा, ये डिस्टेंस है मीन कॉइल रेडियस की तरफ फिंगर रोटेट किया, थंब कैसा है लॉन्ग एक्सिस के पैरेलल है, क्या ये टॉर्शन है, टॉर्शन मिल रहा है, तो टॉर्शन आ गया। दूसरा देखो जरा पी लोड ऐसे लग रहा है ऊपर की तरफ, तो इधर क्रॉस सेक्शन में पी लोड ऐसे नीचे भी आएगा, तो ये डायरेक्ट शियर फोर्स भी आ गया, तो पी लोड ऐसे लगा ऊपर की तरफ तो पी लोड भी आ गया, ये क्या क्रॉस सेक्शन क्या लॉन्ग फोर्स लग रहा है, डायरेक्ट शियर फोर्स, और टॉर्शन मिला ऐसे तो बैलेंस करेगा उल्टा, तो यहाँ टॉर्शन रजिस्टिंग टॉर्क टी आर पी इंटू आर ऐसे बैलेंस कर दिया। तो यहाँ पे विजुलाइज करो, यहाँ पे क्रॉस सेक्शन आपका ऐसे था, पी फोर्स ऐसे ऊपर की तरफ जा रहा है, तो यहाँ नीचे की तरफ बैलेंस करेगा, तो इस सेक्शन के अलोंग जा रहा है, तो शेयर फोर्स और साथ साथ टॉर्क भी आ गया, तो डायरेक्ट शेयर फोर्स भी है और टॉर्क भी दोनों लग रहा है। तो यहाँ निकालें स्ट्रेस टाउ शेयर स्ट्रेस, तो डायरेक्ट शेयर फोर्स से क्या मिलता है डायरेक्ट शेयर स्ट्रेस, और टॉर्शन से क्या मिलता है टॉर्शनल शेयर स्ट्रेस, तो दोनों शेयर स्ट्रेस है, तो टोटल शेयर से निकाल दो टाउ टोटल, तो ये क्या है टाउ टॉर्शन वाला पार्ट और प्लस दैट इज अ टाउ डायरेक्ट शेयर वाला पार्ट, डायरेक्ट शेयर से यही दो शेयर से होती दोनों आ रहे हैं ऐसे। कल को इंटरव्यू पूछ सकता है आपसे कोई एग्जांपल जो जहां दोनों शेयर से बन रही हो, ये एग्जांपल दे देंगे। टॉर्शन कितना हो जाएगा टी आर बाई जे, टी क्या हो जाएगा पी इंटू आर, आर आर क्या हो जाएगा डी बाई टू, जे क्या है सर्कुलर सेक्शन पाई बाई 32 d4 ऐसे लिख दिया, टी आर बाई जे, टी क्या हो गया पी इंटू आर, आर क्या हो गया डी बाई टू सेक्शन वायर का डायमीटर ये डी वैल्यू स्मॉल डी, जे पाई बाई 30 d4,
डायरेक्ट शेयर देखो जरा, डायरेक्ट शेयर अभी सर्कुलर सेक्शन है, वो जो पैराबोला वाला पढ़ते थे हम, तो डायरेक्ट शेयर आपको कैसे आता था, निकालते थे टाउ मैक्स क्या था इसमें 4/3 टाउ एवरेज, ऐसे निकालते थे। रेक्टेंगुलर में क्या होता था 3/2 टाउ एवरेज, यहाँ 4/3 टाउ एवरेज। अब लेकिन क्या है जो डायरेक्ट शेयर ये वैल्यू जो टाउ हो जाए दैट इज अ वेरी स्मॉल वैल्यू। क्यों, बीम में भी ऐसे था, बेंडिंग वाले केस में बीम में ट्रांसफर लोडिंग लगता था, बेंडिंग से जाता था डायरेक्ट शेयर, और डायरेक्ट शेयर दैट वेरी स्मॉल कंपेयर टू बेंडिंग। तो जब हम आरसीसी में पढ़ेंगे देखेंगे ध्यान से, कई बार आरसीसी में डिजाइनिंग में हम वो डायरेक्ट शेयर को नेग्लेक्ट ही कर देते हैं, लेकिन वहीं पे कई बार वही डायरेक्ट शेयर हमने एग्जांपल लिया था वो आई सेक्शन होगा, तो उसके किसी पॉइंट पर प्रिंसिपल स्ट्रेस को बढ़ा भी सकता है। तो ये डिपेंड करेगा लोडिंग कहाँ है, किस पॉइंट से चेक कर रहे हैं। लेकिन आरसीसी में पढ़ते हैं कई बार देखते हैं कि बेंडिंग के रिस्पेक्ट में बहुत कम है डायरेक्ट शेयर, तो चलो नेग्लेक्ट कर दो, तो बहुत कम वैल्यू है। सेम ऐसे यहाँ पे, यहाँ टॉर्शन के रिस्पेक्ट में डायरेक्ट शेयर बहुत कम है, वैल्यू बहुत कम है। अब जो कोई वैल्यू जो बहुत कम है, तो कई बार क्या स्प्रिंग का डिजाइनिंग में डिजाइनर खाली टॉर्शन से ही डिजाइन कर देता है, इसको पूरा ही छूट नेग्लेक्ट कर देता है। लेकिन अभी हम सीख रहे हैं तो थोड़ा बहुत पार्ट चेक कर रहे हैं और एग्जैक्ट चेक करें। तो अब ये वैल्यू देखो बहुत कम है, तो बहुत कम है तो आप 4/3 का मल्टीप्लाई करो या ना करो, क्या फर्क पड़ रहा है। अगर कोई वैल्यू बहुत ज्यादा तब तो भाई मानते हैं, वैल्यू बहुत कम है, नेग्लेक्ट हो रहा है टॉर्शन के रिस्पेक्ट में, तो 4/3 का मल्टीप्लाई करो या ना करो, क्या फर्क पड़ रहा है। इसलिए इसको डिजाइनिंग के लिए टाउ एवरेज ही यूज कर दिया है। तो टाउ एवरेज क्या होगा, शेयर फोर्स अपॉन एरिया। शेयर फोर्स कितना है P, एरिया कितना है इसका π/4d²। तो सॉल्व करो इसको, 216 हो गया, तो यहां से कितना आ गया 16 PR अपॉन πd³, डी कैंसिल हुआ इससे, प्लस 4p अपॉन πd², ऐसे लिखा। यहां देखो सॉल्व कर ले रहे हैं, 16 PR अपॉन πd³ कॉमन ले लिए, 1 प्लस देखो जरा क्या है ये 4p अपॉन πd² है, मल्टीप्लाई कर दो πd³ अपॉन 16 PR का, मल्टीप्लाई किया, ये p से p कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, कितना 4 से आ जाएगा 4, तो क्या आ गया ये d/4r, ये बना है ऐसे d/4r। अब देखो जरा स्प्रिंग जो है स्प्रिंग इंडेक्स के फॉर्म में चेक करते हैं। स्प्रिंग इंडेक्स अब दैट इज स्प्रिंग इंडेक्स, अगर हम इसका स्टडी करने लगे, ये कुछ 2 घंटे का लेक्चर स्प्रिंग इंडेक्स, लेकिन हम सिविल इंजीनियर, हमारा पोर्शन जितना कोर्स में उतना पार्ट देख रहे हैं। सो स्प्रिंग इंडेक्स दैट इज रेशियो ऑफ मीन कॉइल डायमीटर टू स्प्रिंग वायर डायमीटर, सी का वैल्यू। इसमें कई टर्म्स आते हैं, आपके स्ट्रेस कंसंट्रेशन फैक्टर, ये सब चीजें जुड़ती हैं, बट जितना सिलेबस में पूछता है हमको उतना पार्ट देख रहा है। तो स्प्रिंग इंडेक्स जैसे रेशियो ऑफ मीन कॉइल डायमीटर टू स्प्रिंग वायर डायमीटर, तो d/4r है, तो 1 + 1 अपॉन 4r 2d हो गया, तो 2c दिस वैल्यू। तो ये फॉर्मूला बना मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस का। तो अभी ऑब्जेक्टिव एग्जाम है, तो बस खाली आपको ये फॉर्मूला ही डायरेक्ट ध्यान रखना है। क्लोज हल्का स्प्रिंग में मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस 16 PR अपॉन πd³, 1 + 1 अपॉन 2c। P क्या है जो लोड लगाया है, R क्या है मीन कॉइल रेडियस, स्मॉल d क्या है स्प्रिंग वायर डायमीटर, C क्या है स्प्रिंग इंडेक्स, रेशियो ऑफ द मीन डायमीटर टू स्प्रिंग वायर डायमीटर। तो सब कुछ क्वेश्चन में दिया होगा, बस सॉल्व करना होगा, छोड़ना कुछ भी नहीं है, 1 नंबर इंपॉर्टेंट है। क्यों, पहले ऑब्जेक्टिव एग्जाम है, तो हो सकता है SFD BMD का भी एक ही क्वेश्चन आए और इसका भी एक ही क्वेश्चन आ जाए, तो कुछ नहीं मालूम है, इसलिए गेट ES सबके लिए ऑब्जेक्टिव एक एक चीज इंपॉर्टेंट है, हर चीज को बहुत डिटेल में पढ़ा कैसे किए, सब पता होना चाहिए कैसे किए। तो देख लो फिर से एक बार, ये P लोड लग रहा है, विजुलाइज करो, P लोड ऐसे ऊपर लग रहा है, ये ऐसे जा रहा है, इसके चारों तरफ वायर है, ऐसे P लोड का ऐसे लिया, क्रॉस सेक्शन कट करो, यहाँ पे लॉन्ग ऐसे जा रहा है, तो फोर्स की तरफ राइट हैंड रख दिया, डिस्टेंस R की तरफ फिंगर रोटेट किया, थंब कैसा है लॉन्ग इसके पैरेलल, ट्विस्टिंग मूवमेंट है, और P लोड ऐसे लगा तो P ऐसे बैलेंस होगा, तो P से P बैलेंस कर दिया और ट्विस्टिंग मूवमेंट भी आ गया। तो एक तो डायरेक्ट शेयर से आएगा, एक टॉर्शन वाला आएगा। टॉर्शन क्या है TR/J, T क्या हो गया P × R, R क्या है आपका d/2, J π/32d4। और डायरेक्ट शेयर देखो जरा, सर्कुलर में क्या होता है टाउ 4/3 टाउ एवरेज। अब लेकिन जो डायरेक्ट शेयर की वैल्यू दैट्स वेरी स्मॉल कंपेयर टू बेंडिंग या कंपेयर टू टॉर्शन, तो जो बहुत कम है तो 4/3 मल्टीप्लाई करो ना करो क्या फर्क पड़ता है, तो ये टाउ एवरेज दैट वेरी स्मॉल वैल्यू, तो वेरी स्मॉल दैट, तो इसलिए आपका 4/3 टाउ को टाउ एवरेज ही रख दिया। तो यहाँ टाउ एवरेज शेयर फोर्स अपॉन एरिया π/4d², तो यहाँ पुट किया 16 PR अपॉन πd³ प्लस 4p अपॉन πd², 16 अपॉन PR अपॉन πd³ कॉमन ले लिया, 1 प्लस इसमें सॉल्व किया d/4r, तो ये क्या है स्प्रिंग इंडेक्स रेशियो मीन कॉइल डायमीटर टू स्प्रिंग वायर डायमीटर, 1 + 1 अपॉन 2c टाउ मैक्स। दिस वन दैट इज कॉल्ड द मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस। तो क्लोज कॉल हल्का से पूछेगा मैक्सिमम शेयर कितना होता है, फॉर्मूला डायरेक्ट ध्यान रखना, इससे सॉल्व कर दें।
ऐसे सेकंड पार्ट इसमें पूछता है डिफ्लेक्शन कैसे निकलता है, वो सब पार्ट, तो उसको भी आगे देखेंगे, पहले अभी इतना नोट कर लो। एक क्वेश्चन में और पूछता है स्प्रिंग में कि लोड लगवाया है, कितना डिफ्लेक्शन आएगा वो निकालो। सो अब देखो जरा स्प्रिंग में क्या है, यहाँ लोड से क्या है, एक तो टॉर्शन है, एक डायरेक्ट शियर। तो हम क्या करेंगे, पहले स्प्रिंग के अंदर स्टोर्ड कितना स्ट्रेन एनर्जी है वो कैलकुलेट, भाई लोड लगा स्प्रिंग में, स्प्रिंग डिफॉर्म हुआ, स्ट्रेन आया, स्ट्रेन से स्ट्रेन एनर्जी 10 जूल। तो लोड्स की वजह से जितना स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड हुआ इसके अंदर 10 जूल, वो निकाल लेंगे, वो निकल जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, कास्टिक-लिनो थ्योरम लगा देंगे, उससे फिर डिफ्लेक्शन कैलकुलेट कर लेंगे। तो अब देखो वही कर रहे हैं, तो पहले इसके अंदर स्टोर्ड कितना स्ट्रेन एनर्जी स्प्रिंग के अंदर वो निकाल रहे हैं, देख लो जरा पहले, तो कितना स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड है वो चेक कर रहे हैं। तो स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड, स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड इन स्प्रिंग, तो स्प्रिंग पे लोड लगा था, स्प्रिंग डिफॉर्म हो गया, वहां से स्ट्रेन आ गया, उसमें स्ट्रेन से स्ट्रेन एनर्जी। तो अब लोड से कौन सा, एक तो टॉर्शन आया था और एक डायरेक्ट शियर। तो डायरेक्ट शियर दैट वेरी स्मॉल कंपेयर टू टॉर्शन, तो उस पार्ट को नेग्लेक्ट कर दिया, खाली टॉर्शन से। तो टॉर्शन से स्ट्रेन एनर्जी कितना होता है, टी स्क्वायर एल बाई 2 जीजे, तो वही लगा लो स्ट्रेन एनर्जी कितना, टी स्क्वायर एल अपॉन 2 जीजे। एल निकाल दें, देखो जरा एल कैलकुलेट कर दो, एल कैलकुलेट कर सकते हैं स्प्रिंग, ये देख लो जरा एक मिनट, टी स्क्वायर एल बाई 2 जीजे है, तो लेंथ कितना है स्प्रिंग का, तो ये स्प्रिंग है, तो ये एक टर्न में कितना लेंथ है, ये 2 पाई आर, और कितने टर्न है, एन नंबर ऑफ, मान लो 100 टर्न है, एन नंबर ऑफ टर्न, तो 2 पाई आर इंटू एन, वही लिख दे। सो टी स्क्वायर एल कितना, 2 पाई आर इंटू एन, आर, आर क्या है, मीन क्वालिटी इज, एन क्या है, टोटल नंबर ऑफ टर्न, सो एन दैट इज अ टोटल नंबर ऑफ टर्न, नंबर ऑफ टर्न्स, 2 जीजे, 2 जी, जे कितना है, पाई बाई 32 d4, डी क्या स्प्रिंग हुआ डायमीटर, वो रख दिया। तो 2 से 2 कैंसिल, यहां से कितना आएगा, दैट 32 टी स्क्वायर एल 2 जीजे आर, टी का वैल्यू रख दो, टी कितना था, पी इंटू आर था, तो रख दो टी का वैल्यू, पी इंटू आर तो क्या हो गया, पी स्क्वायर, पी इंटू आर था तो पी स्क्वायर आर स्क्वायर, कितना हो गया ये 32 पी स्क्वायर आर क्यूब एन डिवाइड बाई GD4, तो ये टोटल स्ट्रेन एनर्जी आ गया आपका स्प्रिंग के अंदर। तो कल को ये पूछ सकता है कितना स्ट्रेन एनर्जी कितना, वो निकाल के दिखाओ, कुछ भी पूछ सकता है, सब मालूम होना चाहिए, जो जो ब्रैकेट के अंदर है वो सब शॉर्ट नोट्स में जाएगा आपके, लास्ट में शॉर्ट नोट्स, लास्ट में जब एग्जाम में शॉर्ट नोट्स ही काम आते हैं, इसलिए हर क्लास में बोलते हैं कि शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, बनाने नहीं, बनाने ही हैं आपको, नहीं तो ये क्लास वाला कोई फायदा नहीं है, एकदम मालूम सब कुछ होना चाहिए, कैसे निकला ये पता होना चाहिए हमको, और इसका अब ये फॉर्मूला हमको ध्यान है सीधे कैसे आ गया, 32 पी स्क्वायर आर क्यूब एन बाई GD4, कल को बोल दे कि टोटल स्ट्रेन निकाल के दिखाओ, तो ये ऐसे निकाल दिया, स्ट्रेन निकल गया, तो अब यहाँ से डिफ्लेक्शन निकाल लो, तो डिफ्लेक्शन कैलकुलेट करें डेल्टा, तो देखो डिफ्लेक्शन क्या हो जाएगा, डेल यू बाई डेल पी, कास्टिक-लिनो थ्योरम लगा दिया, तो क्या यूज कर दिया, दैट इज अ कास्टिक-लिनो थ्योरम। कई स्टूडेंट बना के भेजते हैं शॉर्ट नोट्स, बहुत अच्छे शॉर्ट नोट बनाते हैं, तो ये आप जिम्मेदारी है आपकी, कई स्टूडेंट बना रहे हैं मतलब वो आपसे आगे निकले, बिल्कुल शॉर्ट टाइम पेपर में लिखवा लो मुझसे,
क्यों? उनको याद है फॉर्मूला तुरंत। आप सोचोगे, रिएक्शन टाइम लगेगा दिमाग में, तब तक आपने भी लिख दिया, ठीक है, सोचो ध्यान से, आपको याद है, ठीक, एग्जाम में आ गया। अब आपको सोचना पड़ गया पी स्क्वायर था कि पी था, उसने तुरंत लिख दिया, सॉल्व कर दिया, आप 2 मिनट पीछे रह गए। बस यही 2-2 मिनट का तो फाइट है, और क्या है। आप एग्जाम के बाद निकले तो आपको हो गया, यार हमने तो आंसर नहीं निकाला है, लेकिन भाई वो आप तेज था, तुमने 2-4 क्वेश्चन ज्यादा कर दिए, बस वही डिफरेंस हो गया, और क्या। यही डिफरेंस तो है। वो कॉलेज में एक स्टूडेंट है जिसके नंबर कभी आए नहीं, जिसने कभी गेट का तैयारी किया नहीं, आप उसको क्यों देख रहे हो? उससे लड़ाई, आप उसको क्या होता है कि हम थोड़ा बहुत पढ़ाई करते हैं, हम उसको देखते हैं, अरे यार ये तो पढ़ ही नहीं रहा, हम इससे तो बहुत अच्छे कर रहे हैं, अपने आप खुश हो जाते हैं। लेकिन आप उससे कहाँ कंपटीशन है आपका? कंपटीशन आपके जो क्लास में बैठा साथ में दोस्त है, जो तैयारी कर रहा है सीरियसली, उससे कंपटीशन है। इसलिए कहते हैं ग्रुप में स्टडी होना चाहिए, अच्छे स्टूडेंट की स्टडी होना चाहिए। आप उससे पूछ रहे हो उसे आप, लेकिन अभी तो नहीं हो सकता ग्रुप में स्टडी, अब तो मजबूरी है। लेकिन हाँ, अब ये मान के चलो कि आपसे अच्छा कोई दूसरा पढ़ रहा है, इसलिए उसके बराबर पढ़ना है, बस ऐसे ही तैयारी करते करते सीख जाते हैं। और करना कुछ नहीं, जैसे बोला है वैसे ही करना है, मेहनत करनी। तो डेल्टा डेल यू बाई डेल पी, डेल बाई रख दो यहाँ पे, डेल बाई डेल पी कितना, 32p² r³ n डिवाइड बाई GD4। तो यहाँ से डेल्टा कितना क्या हो जाएगा, 2p हो जाएगा, 64। तो 64p r³ n डिवाइड बाई GD4, डेल्टा का वैल्यू। डिफ्लेक्शन निकल गया, तो यहाँ से स्प्रिंग का स्टिफनेस निकाल सकते हैं भाई। एफ एस इक्वल टू क्या होता है स्प्रिंग में, के डेल्टा। फोर्स पता है, डेल्टा पता है, स्टिफनेस आ जाएगा। तो यहाँ से कैलकुलेट कर लें। तो स्टिफनेस ऑफ स्प्रिंग तो क्या हो गया, के दैट इक्वल टू पी बाई डेल्टा। पी डेल्टा रख दो, कितना है, 64p r³ n डिवाइड बाई GD4। तो यहाँ से के कितना, GD4 डिवाइड बाई 64r³ n। तो बस आप ये करो, खाली के का फॉर्मूला याद रखो, या डेल्टा ध्यान रखो खाली, बस एक। तो डेल्टा ध्यान रहेगा, तो मान लो कल को स्ट्रेन एनर्जी पूछा तो वहां से चले जाएंगे। अब सब अलग अलग क्या ध्यान रखना, एक टाउ मैक्स ध्यान रखो, एक डेल्टा याद रखो। अब डेल्टा पता है तो हम यहाँ से वापस चले जाएंगे, कल को पूछेगा पी स्क्वायर ही तो आ रहा है, वहां यहाँ पी हो गया, डेल्टा से भी के भी निकल जाएगा ऐसे आगे। तो ये स्टिफनेस दैट कितना था वो कैलकुलेट कर दिया। तो ये दो चीजें पूछता है, एक तो डिफ्लेक्शन कितना था वो निकाल के दिखाओ, स्टिफनेस दैट कितना कैलकुलेट करो। अब दो तरह से स्प्रिंग को अटैच करते हैं, सीरीज में या पैरेलल में। तो सीरीज में क्या है, इक्विवेलेंट 1/k इक्विवेलेंट कितना, 1/k1 प्लस k2। वही पैरेलल है, तो पैरेलल कनेक्शन, तो वहां पे k इक्विवेलेंट दैट कितना, k1 प्लस k2। तो ये तो हम एलकेजी क्लास से पढ़ रहे हैं, तो हमको पता है सब। तो वो टॉर्शन टॉमेक्स कितना था वो निकाल दिया, और देन कितना आपका दैट डिफ्लेक्शन कैलकुलेट कर दिया। देख लो फिर से एक बार, पहले क्या कर रहे हैं, स्ट्रेन एनर्जी कितना, सब भी आपने स्प्रिंग में लोड लगाया, उससे स्प्रिंग डिफॉर्म हुआ, उसमें स्ट्रेन आया, स्ट्रेन से स्ट्रेन एनर्जी, कितना स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड हो वो निकालना है। तो कैसे निकलेगा, एक तो टॉर्शन है, एक दूसरा डायरेक्ट शेयर। डायरेक्ट शेयर दैट वेरी स्मॉल कंपेयर टू टॉर्शन, तो नेगलेक्ट कर दिया, टॉर्शन निकाल ले, T² L/2 जीजे। एल कितना देखो जरा, एक बार टर्म कितना लेते, 2πr, n नंबर ऑफ टर्म, तो 2πr इंटू n, 2gj π/32d4, इस तरह से। तो यहाँ पुट कर दिया, ये यू को स्ट्रेन एनर्जी आ गई, n नंबर ऑफ टर्न दिया होगा क्वेश्चन में आपको। देन कास्टिग्लिनो थ्योरम लगा दिया, डेल्टा क्या होता है, डेल यू बाई डेल पी, थ्योरम लगा दिया। तो डेल यू बाई डेल पी रख दो यहाँ पे, डेल बाई डेल पी। तो यहाँ पुट किया, पी स्क्वायर क्या हो गया, 64p r³ n डिवाइड बाई GD4, ऐसे कैलकुलेट कर दिया। डेल्टा आ गया, देन वहां से स्टिफनेस ऑफ स्प्रिंग, स्टिफनेस कितना, के पी बाई डेल्टा, डेल्टा वैल्यू पुट कर दिया, के इतना, GD4/60, सब कुछ दिया हो क्वेश्चन में, कोई एक अननोन होगा तो वो कैलकुलेट कर देंगे। अब स्प्रिंग को सीरीज में अटैच कर दिया, तो स्टिफनेस इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट 1/k 1/k1 प्लस k2, पैरेलल में k इक्विवेलेंट इक्वल टू k1 प्लस k2। तो ये स्प्रिंग का भी क्वेश्चन पूछता है, एक या दो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहते हैं, तो ये ध्यान रखना है कैसे की, नोट कर लो इसको।
तो इसके ऑब्जेक्टिव में 1-2 क्वेश्चन आते हैं, तो ये या तो मैक्सिमम स्ट्रेसेस पूछता है या फिर आपका दैट स्ट्रेन एनर्जी रिफ्लेक्शन, तो यहाँ से कैलकुलेट कर ली। तो इसका क्वेश्चन जो आपके ऑब्जेक्टिव में है वो करने हैं आपको। सिंपल छोटा टॉपिक है, लेकिन हर टॉपिक इंपॉर्टेंट है, ये नंबर इंपॉर्टेंट। बाकी जब क्वेश्चन कलेक्शन करेंगे कुछ क्वेश्चन, तो खाली बुकलेट के नहीं, कुछ और अच्छे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। तो ये इसलिए क्योंकि पहले बिकॉज हम सारा कंप्लीट कर लें, ऐसा ना हो कि टाइम कंप्लीट हो जाए। तो टाइम इंपॉर्टेंट नहीं है, हमें पूरा सब्जेक्ट सीखना है अच्छे से। तो हम बुकलेट के क्वेश्चन भी करेंगे जो अच्छे वाले हैं, और देन कुछ और अच्छे क्वेश्चन भी करेंगे, ऑब्जेक्टिव कन्वर्जन सब तरह के, जैसे कि हम पूरा सब्जेक्ट अच्छे से सीख जाए। तो ये जो क्वेश्चन आपके आए हैं थोड़े बहुत आपको करने हैं, तो बाकी स्प्रिंग का एक अच्छा क्वेश्चन वहां पे जब पूरे कलेक्शन ऑफ क्वेश्चन करेंगे तो वहां देखेंगे। तो ये पहले स्प्रिंग वाला पार्ट कंप्लीट किए, आगे इसके बाद शेयर सेंटर, शेयर फ्लो और अच्छे क्वेश्चन वगैरह सब स्टार्ट करेंगे, देखेंगे। थैंक यू वेरी मच।